लागल लागल झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चल। ने कहा कि जब तबला बजेगा धीम धीम तो एक आदमी पर बैठेगा तीन तीन। आप लोग सुबह होते ही शुरू हो जाते हैं। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। तो मैंने देखा कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। रंगों से भरी इस दुनिया में रंग रंगीला त्योहार है होली। गिले शिकवे भुलाकर खुशियों का मनाने का त्योहार है होली। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हमारा होली स्पेशल। इस खास पेशकश यानी बुरा न मानो राजनीति है। भारतीय राजनीति में यूं तो बयान वीरों की कमी नहीं है। कुछ के बयान बाण की तरह विरोधियों को चुभते हैं तो कुछ नेताओं के बयान आपको गुदगुदाते हैं और कुछ नेताओं के बयान सियासी घमासान खड़ा कर देते हैं। तो आज हम अपने इस होली स्पेशल कार्यक्रम में आपको ऐसे ही कुछ नेताओं के बयान सुनाएंगे जो चर्चा में रहे, क्योंकि बुरा न मानो राजनीति है। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चल। ने कहा कि जब तबला बजेगा धीम धीम तो एक आदमी पर बैठेगा तीन तीन। आप लोग सुबह होते ही शुरू हो जाते हैं। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। तो मैंने देखा कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। कहते हैं कि होली सभी मन मुटावों को भुलाकर एक दूसरे से गले लगाने का पर्व है। कहते भी हैं कि होली बुरा न मानो होली है, और ये बात राजनीतिक दलों पर और राजनेताओं पर लागू होती है, क्योंकि यहाँ तो रोजाना एक दूसरे पर नेता ऐसा वार पलटवार करते हैं कि जैसे मानो युद्ध ही छिड़ जाएगा, लेकिन अगले ही पल संसद में हंसी मजाक से पूरा माहौल ठंडा कर देते हैं। कहते हैं कि राजनेताओं का दिल जो है ना बड़ा होता है, उनके बयानों में व्यंग भी होते हैं और तंज भी। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। सुबह होते ही शुरू हो जाते हैं। एक पल आप लोग मोदी के बिना नहीं बिता सकते। इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा। क्रोधित नहीं होता हूं भैया, समझाता हूं। अरे करप्शन के ऊपर आप डेटॉल से मुंह साफ कर दो भैया, कांग्रेस वाले। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद है, जहां से देश की नीतियों का निर्धारण होता है। कानून बनाने से लेकर कैसे उन्हें क्रियान्वित करना है, संसद तय करता है। यहीं देश का बजट बनता है, लोगों के भाग्य का फैसला होता है। जाहिर है, जब मुद्दों की बात आती है तो बहस गंभीर होती है, लेकिन बीच बीच में ऐसे मौके भी आ जाते हैं जब ठहाकों से संसद गूंजने लगता है। थोड़ी देर पहले गंभीरता से चर्चा करते नजर आ रहा संसद कब कॉमेडी का अखाड़ा बन जाता है पता ही नहीं चलता। चाहे वो सरकार के नेता हों या फिर विपक्ष के नेता, सभी इस काम में आगे हैं। वो बस मौका देखते हैं कि कब मौका मिले एक दूसरे की खिंचाई करने का, और इसमें अगर ये भाषण ना हो तो राजनीतिक ठहाकों का रंग फीका फीका रह जाता है। इस सरकार का अंत विरोध करने की जिनको आदत लग गई है, सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं। और यहाँ मैंने देखा हमारे अजय रंजन जी कह रहे थे, क्या रखा है मोदी 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 करते रहते हो, है यही कर रहे थे। हाँ, बोले सर लोग मोदी 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 बोल रहे हैं, हाथ क्यों बोल रहे हैं? आप लोग सुबह होते ही शुरू हो जाते हैं। आप लोग एक पल मोदी के बिना नहीं बिता सकते। बात यहीं नहीं खत्म हो जाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंभीरता के बीच कब विपक्षी नेता की चुटकी ले लें और वो सिर्फ देखते रह जाते हैं, जैसा कि यहाँ देखने को मिला। जब विपक्ष ने उन्हें डंडे मारकर बाहर करने की बात कही
तो उन्होंने अपने अंदाज में कैसे जवाब दिया, आप भी सुनिए। उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। और ये बात सही है कि ये काम जरा कठिन है, तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही हैं। तो 6 महीने का समय तो अच्छा है, लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा, ताकि अब तक करीब 20 साल से जिस प्रकार की गंदी गालियां सुन रहा हूं और अपने आप को गाली प्रूफ बना दिया है, 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूंगा। वैसे इस लिस्ट में विपक्षी नेता भी पीछे नहीं है, खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे। भले ही वो संसद के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हों, अब कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन गए हों, लेकिन उनका अल्हड़पन अक्सर संसद में सभी को आनंदित करता है। जैसे कि उन्होंने यहाँ पीएम मोदी के हमेशा इलेक्शन मोड में रहने को लेकर कहा। इधर पार्लियामेंट चलते रहता है, उधर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हैं गुलबर्गा, वहां पर लंबाड़ों के कॉन्फ्रेंस में जाके पूरा हार्ड। अरे भाई, मेरी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी मिल रही है आपको, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग नहीं। हाँ? सर, ये गहरी जांच का विषय है। अरे मुझे बोलने तो दो। ये नजदीकी संबंध है। उन्होंने भी हंस रहे, पहली बार हंस रहे हो। मोदी साहब पहली बार हंस रहे, आप उनको हंसने भी नहीं दे रहे। वैसे खड़गे विपक्ष में अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जो कि हंसी हंसी में पीएम मोदी को घेरते नजर आते हैं। इसमें एक नाम और शामिल है, राहुल गांधी, जो कि अक्सर ऐसे बयान देते हैं जिन पर सामने वाला वो खुद भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। और तो और कभी कभी तो राहुल गांधी संसद में कुछ ऐसा कर देते हैं जो शायद ही किसी ने सोचा हो। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस हैं, और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। इस बात को आप कभी मत भूलिए, और ये भावना आप सबके अंदर है, और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा। एक एक करके मैं आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा, और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। यस निर्मला जी। राहुल ने जो किया उस पर तो खूब ठहाके लगे ही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ही अंदाज में इसका जवाब देकर सदन समेत देश को ऐसा हंसाया कि आज भी उनके बयान का एक शब्द हर दूसरे मीम में देखने को मिल जाता है। विपक्ष में कोई ताकतवर बनना नहीं चाहिए, कोई होनहार दिखना नहीं चाहिए। इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का परिणाम है। इसलिए बहुत, अब जैसे इस बार संसद चला तो मैंने देखा कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। पिछले 2 सदन में उनका कोई लाभ ही नहीं मिला, और इसलिए ये मैं समझता हूं कि बहुत आवश्यक है। और मैं देख रहा हूं कि बहुत स्टडी करके आते हैं। हमारे विपक्ष के भी छोटे छोटे दल के सदस्य हैं, 4 मेंबर होंगे, 3 मेंबर होंगे, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। देखा जाए तो सिर्फ मोदी ही नहीं, उनके मंत्री भी संसद में विपक्ष को मजाक में जमकर खरी खोटी सुनाते हैं। खासकर गृह मंत्री अमित शाह, जिनको बीच में बोलने वाले विपक्षी नेता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अमित शाह अलग ही अंदाज में पहले तो संसद का माहौल गंभीर कर देते हैं, फिर मजाक का तड़का लगाकर सदन का माहौल हंसीमय बना देते हैं। मैं भारत सरकार की नीति बहुत स्पष्टता से
इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। जो दादा आपको भाषण करना है तो मैं बैठ जाता हूं, 10 मिनट बोलिए। इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा है। मैं बैठ जाता हूं, आप भाषण करिए 10 मिनट प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हर बार नहीं करनी चाहिए, विषय की गंभीरता को समझना चाहिए, तो बोले नहीं होते। क्रोधित नहीं होता हूं भैया, समझाता हूं। कई बार समझाना पड़ता है बड़ों को भी। अब जरा देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का वो बयान भी सुन लीजिए जिसमें उन्होंने महंगी प्याज को लेकर क्या जवाब दिया, जिस वजह से आज भी जब सीतारमण का जिक्र आता है तो लोग इस बयान को याद कर लेते हैं। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। मोदी सरकार की सबसे पढ़ी लिखी मंत्रियों में से एक निर्मला सीतारमण का हिंदी में बयान देने का अंदाज तो और ही निराला है। जरा सुनिए कैसे उन्होंने कांग्रेस को अलग तरीके से घेरा। तरीका देख लीजिए जी, अभी भी देख लीजिए, अभी भी देख लीजिए। सच्चाई सामने आने पर चिल्लाना। सर दूसरा एक और विषय, अरे करप्शन के ऊपर आप डेटॉल से मुंह साफ कर दो भैया, कांग्रेस वाले। करप्शन के ऊपर आप बात कर रहे हो। संसद की बात हो और रामदास अठावले के अजीबोगरीब शायराना अंदाज का जिक्र न हो तो इस राजनीतिक होली का मजा अधूरा रह जाता है। जिस अंदाज में वो राज्यसभा की स्पीकर जगदीप धनखड़ का स्वागत करते नजर आए, आप भी सुनिए। मैं तो अन्याय के खिलाफ लड़ा हूं, मैं तो अन्याय के खिलाफ लड़ा हूं, इसलिए आपको बधाई देने के लिए यहां खड़ा हूं। आपका अनुभव बहुत ही बड़ा है, आपका अनुभव बहुत ही बड़ा है, इसलिए आपने संघर्ष का पहाड़ चढ़ा है। मेरे पार्टी का मैं हूं अकेला, मेरे पार्टी का मैं हूं अकेला, लेकिन मेरे हाथ में है संविधान का पेला। मैं हूं मेरे पार्टी का अकेला, लेकिन मेरे हाथ में है संविधान का पेला। मैं तो हूं आपका सच्चा चेला, मैं तो हूं आपका सच्चा चेला, मुझे मत छोड़ो अकेला। वैसे जगदीप धनखड़ जब से राज्यसभा के सभापति बने हैं तब से विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बीच अलग तरह का हंसी मजाक चलता रहता है, जो कि संसद के गर्म माहौल में बर्फ का काम करता है। जब आप वकालत करते थे शुरू में, आपने कहा था कि हाथ से गिनते थे। हाँ, ये तो ठीक है ना? तो हाथ से पैसे गिनते थे। जब इनकी वकालत बढ़ते गई, एक मशीन खरीदे और मशीन से पैसे गिनने लगे। ऐसा मैंने नहीं कहा। ये आपने कहा, आप सदन की ऐसा है, मुझे लगता है कि आप मेरे पर जेपीसी बैठा दोगे। धनखड़ साहब ही नहीं बल्कि मोदी सरकार का कामों को गिनाने का रामदास अठावले का अंदाज अलग ही है, जिसके चलते वो अपनी बात भी कह जाते हैं और विपक्ष के पास कोई जवाब भी नहीं रहता। सवर्णों को आरक्षण देने की दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत, इसलिए 2019 में बढ़ेगी उनकी कीमत। सवर्णों ने भी थी गरीबी की रेखा, सवर्णों में भी थी गरीबी की रेखा, नरेंद्र मोदी जी ने उसको देखा और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, लेकिन 70 साल दिया कांग्रेस ने सवर्णों को धोखा। हाल ही के दौर में सड़क से लेकर संसद तक अडानी पर जमकर बहस देखी गई। इस गंभीरता भरे माहौल के बीच हमें रामदास अठावले का हाजिर जवाबी अंदाज भी सुनना चाहिए, जिसने पूरी संसद को खिलखिलाने पर मजबूर कर दिया। एक देश
उसका नाम है रोम। एक देश का नाम है रोम, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष बन गए हैं बिरला ओम। लोकसभा का आपको अच्छी तरह चलाना है काम। लोकसभा का आपको अच्छी तरह चलाना है काम। वेल में आने वालों का ब्लैक लिस्ट में डालना है नाम। संसद देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है सभी जानते हैं। हम वॉकआउट से लेकर पेपर फाड़ने, वेल पर चढ़ने जैसे दृश्य देखते रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच राजनीतिक के माहिर खिलाड़ी अनोखे अंदाज में जवाब देने का तरीका और उस पर साथियों का खिलखिलाना देखकर कभी कभी लगता है कि रिश्ते राजनीति की तरह हैं, जहां मतभेद तो है लेकिन मनभेद नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। भारतीय राजनेताओं के बयानों की बात हो और लालू यादव साहब का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भला? सड़क हो या संसद, गंभीर मुद्दों पर उनका मस्करापन माहौल को हल्का बनाने के लिए काफी होता था। लालू के अंदाजे बयां के मुरीद उनके विरोधी भी रहे हैं। आपको एक बार फिर लालू यादव के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देने वाले ऐसे चुटीले बयान सुनाते हैं जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर कर देंगे, क्योंकि बुरा न मानो राजनीति है। भी काम है, थोड़ी मिठाई से बनी मीरगंज में मिल बना है डोंगा बड़ा भारी, कालू बाबू भी चिल्लाया, डोंगा गया खाली जो। आरजेडी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव आज भले ही बीमारी की वजह से राजनीति से दूर हों, लेकिन उनके बोलने का अंदाज कौन भूल सकता है। वो अपने मस्खरेपन के लिए पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी पहचाने जाते हैं। अपने ठेठ और मजाकिया अंदाज की वजह से जनता के दिलों में लालू यादव आज भी राज करते हैं। लालू का अंदाज कुछ ऐसा होता है कि लोग उनकी बातें सुनकर हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। मैडम देखिए, मैडम आप आई हैं इसीलिए हम काफी कॉन्फिडेंस में हम हैं। काफी हमको ताकत मिल रहा है इसलिए। पर सर समय सीमा है ना। ठीक है, सीमा है तो हम लोग सीमा का उल्लंघन नहीं न करेंगे। उल्लंघन करने पर तो सजा हो ही नहीं जाता है। अपने चुटीले बयानों से लालू गंभीर मुद्दों को भी हल्का बना देते हैं। आज जब राजनीति में बयानों के बाढ़ विरोधियों को चुभते हैं, ऐसे में लालू यादव के वो बयान नेताओं को सुनने चाहिए जो वो बोलते तो थे अपने विरोधियों के खिलाफ, लेकिन जिसके खिलाफ बोलते थे उसे भी हंसने पर मजबूर कर देते थे। और मुंडे जी आप दबिए मत, जहां हैं वहां। अडवाणी जी पूछिए, गोविंदाचार्य जी ने कल जाके भाषण कर दिया, इस भीड़ में 10% आरएसएस का लोग है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आप नहीं बनिएगा प्रधानमंत्री, बनिएगा तो बनिएगा। तो अब हम लोग इसलिए विरोध करते हैं कि आप लोग का रास्ता गड़बड़ है। इसलिए इसमें सब लोग को, हम लोग को सोच के समझ के पूरा डिबेट करके इतिहास नया गढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ये हिस्टोरिकल बहस नहीं है। लालू जब संसद में अंग्रेजी में बोलते थे तो लोकसभा के अध्यक्ष भी अपना हंसी नहीं रोक पाते थे। Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. Each and every year I have earned crores and crores every day, and they are saying
Lalu Yadav has planted a fruit tree, and every year it is duty of mine to grow fruit tree. अब लालू यादव का जरा ये अंदाज भी देख लीजिए जब वो एक चुनावी रैली में मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करने लगे। क्या बोले थे? भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना दे? यादवों को जब भैंस नहीं पटक सकी, यादव लोगों को जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। जब लालू ने किया था योग, फिर वो कान भी बंद करके ये सब ब्रेन जो है यहाँ, हाँ यहाँ सुशील मोदी पर चुटकी। सुशील कुमार मोदी है मेरा सेक्रेटरी था, हम प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी था। और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में इनके सरकार का स्टेपनी था। अच्छे दिन पर लालू का तंज। 15-15 लाख, 15.5 लाख सबको, आप लोग बैठे हुए हम लोग सबको 125 करोड़ भारतीयों को कहा था कि बैंक में रुपया नेता सबका है। अब मेरा भी नाम लिया था आरएसएस वाला कि सारे 29,000 लालू का है। मैंने क्या भाई 2900 रुपया देना रे भाई ने कहा। लालू को स्मार्ट गांव चाहिए। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए हमारा। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चला। जब रामदेव पर कसा तंज। रामदेव तो बोला था लोगों को कि हम योगासन करेंगे रामलीला मैदान में, आज जब पुलिस आई तो कुदासन कर दिया। यह लड़की का कपड़ा पहन के भागा। लालू ने शायरी से लूटी महफिल। याद आ गया हमको, एक लिख के लाए हैं हम। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। मीरगंज में मिल चला है डोंगा बड़ा भारी, काली बाबू मिल चला है डोंगा गया खाली। कुर्बान हो जाओ सारा। राबड़ी देवी हमको फोन किया बासी गठन में थे, बोली राबड़ी की देवी की कहाँ पर आप हैं, कहाँ बानी? हम अमेरिका में भी बैठा बानी। क्या बात बा? ते या तो घरे घरे सब लोग गणेश जी के ढूलती आवता। हमको तू पिया दे लो तो हाँ हम पिया दे। जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था तो हमको पता लगा कि बीजेपी वाला, आरएसएस वाला, नागपुर वाला एड़ी लगा के वाच कर रहा था कि लालू गया।
अच्छा बताइए कौन ओमपुरी है? कहा कि सब गंवा रहा है सुना कि कौन सब फिल्मी कलाकार सब क्या सब हम लोग को पढ़ा रहा, हम लोग को देश को पढ़ा रहा फिल्मी कलाकार। हाँ 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 नहीं ये कलाकार सब कौन विशाखा पिचासा कौन कौन कलाकार सब है बम्बई में बैठा हुआ, बम्बई में ये आज भी ये सब क्या बना कर रखा है। और छोड़िए ना मनोज तिवारी को तो फिर अपना पार्टी में रखा था, मोबाइल पार्टी में। लालू यादव ने लोकसभा से लेकर रैलियों तक अपने अंदाज से महफिलों को लूटा है। उन्होंने बिहार से लेकर दिल्ली की राजनीति तक अपनी धमक से एक अलग छाप छोड़ी। गरीबों का मसीहा जैसे नामों से पुकारे जाने वाले लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक सफर पर चारा घोटाले ने भले ही कुछ समय के लिए ब्रेक लगा दिया हो, लेकिन एक बार फिर बिहार की राजनीति में इन दिनों लालू प्रसाद यादव का फोबिया हावी हो गया है। चर्चा है कि राजनीति के माहिर लालू प्रसाद 2023 में कोई बड़ा खेला करने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि पहले की तरह स्वस्थ होकर लालू यादव का वो अंदाज फिर लौटता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। साल 2024 में लोकसभा चुनावों से पहले हो सकता है ये आखिरी होली। 2024 में किस दल की होली रंगीन होगी ये तो लोकसभा चुनावों के नतीजे तय करेंगे, लेकिन इसके लिए अभी से सभी दल अपनी अपनी तैयारी करने में जुट गए हैं। मान मनोबल का दौर चल रहा है। कोई कहता है कि कहीं देर ना हो जाए, तो कोई आई लव यू वाला राग छेड़ता है। ये शंखनाद है 2024 का। ये रणनीति है मोदी के विजय रथ को रोकने की, जिसके लिए हर पार्टी ने कमर कस ली है। सियासी चालें अभी से ही चली जा रही हैं। 2024 के लिए कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने का दम भरा है। नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा ऐलान कर दिया। The BJP will not get majority. Some people say they will not get majority. All other parties together, of course, Congress will lead. We will get the majority. We will follow the constitution. We will follow the democracy. Let 100 Modis or Shah. कांग्रेस विपक्ष को एकजुट कर गठबंधन पर फोकस कर रही है। अगले कुछ दिनों में संभावित गठबंधन के लिए कांग्रेस रूपरेखा तैयार करेगी और फिर समान विचारधारा वाली पार्टियों को साथ लेकर आने की कोशिश करेगी। Alliance government will come in center. Congress will lead. We are talking with other parties because otherwise the democracy on constitution will go. दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नागालैंड में रैली कर रहे थे। उसी नागालैंड में जहां कुछ दिन पहले ही अमित शाह ने कहा था कि 2024 में कांग्रेस ऐसे गायब हो जाएगी कि दूरबीन से भी देखने पर नहीं दिखाई देगी। जिस प्रकार की भाषा आज इस्तेमाल की गई है और देश भर से जनता में से जिस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं, आप 24 का नतीजा देखिएगा। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देश की जनता इसका हिसाब बैलेट बॉक्स के अंदर करेगी। अमित शाह के जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष ने एक तीर से दो निशाना लगाया। बीजेपी को चुनौती भी दी और विपक्ष के साथियों को ये भी बताया कि सरकार बनी तो सिर्फ कांग्रेस की अगुवाई में ही बनेगी। उधर कांग्रेस के अधिवेशन में भी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। Today, let us all remind ourselves
of the battles our party has won in the past and prepare ourselves for the battle to come. Let us remember that victory for the party is victory for the country and for each and every one of us. But what gratifies me most is that my innings could conclude with the Bharat Jodo Yatra. इसीलिए आज एक नए आंदोलन के शुरुआत की जरूरत है। हर कांग्रेस को, हर देशवासी को आगे बढ़कर, उठकर संकल्प लेकर ये कहना होगा, सेवा, संघर्ष और बलिदान सबसे पहले हिंदुस्तान। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और संसद में सरकार की घेराबंदी के बाद कांग्रेस उत्साहित है। लगातार वो बीजेपी को घेरने के लिए नई नई रणनीति बना रही है। जो ऊर्जा मिली है हम लोगों को भारत जोड़ो यात्रा से, पूरी पार्टी को, पूरे संगठन को, उसी को आगे बढ़ाना है और उसको कंटिन्यू करना है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस अधिवेशन से एक कांग्रेस जनों को विशेष रूप से मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन क्या भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के राजनीतिक करियर में मील का पत्थर साबित होगी? क्या कांग्रेस के लिए ये यात्रा संजीवनी बनेगी? क्या विपक्षी दलों में राहुल ये भरोसा पैदा करने में कामयाब रहे कि कांग्रेस के बिना मोदी को रोकना असंभव है? बीजेपी ये तो नहीं कहेगी कि हम सब चुनाव हारेंगे। उनको तो यही कहना है कि हम सब चुनाव जीतेंगे, उनकी तो और कोई चॉइस नहीं है। बट जो देश में माहौल तैयार हो रहा है, जो खास तौर से जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो प्राइस राइज है, उससे बीजेपी को जबरदस्त चोट लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल का मुकाबला सीधे पीएम मोदी के जबरदस्त सियासी करिश्मे और अमित शाह के चुनावी रणनीति से है। ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान के आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। मतलब ये कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को बड़े और कड़े चुनौतियों से गुजरना होगा। 2024 में मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए राहुल को सभी क्षेत्रीय छत्रप को साधना होगा। इस मिशन में कांग्रेस के सामने 4 बड़ी अड़चनें हैं। पहली अड़चन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, जहां लोकसभा की 42 सीटें हैं। यहां कांग्रेस की सीधी टक्कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है। अगर टीएमसी कांग्रेस पहले की तरह दुश्मनी छोड़कर हाथ मिला लें तो 50% से ज्यादा वोट शेयर होगा। लेकिन बंगाल के सियासी समीकरण ऐसे हैं कि दोनों का मेल बहुत मुश्किल है, जो विपक्षी एकता में रोड़ा बन सकता है। लेकिन दोनों एक हो गए तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। देश की जनता फैसला कर देती है। राहुल गांधी चाहे उनके लोग नेतृत्व में बहुत अच्छे हैं, सक्षम हैं, काबिल हैं। उसी तरह हमारी ममता बनर्जी, लोग कहते हैं इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं, जो बहुत जबरदस्त हैं, बहुत शानदार, बहुत दमदार है, ट्राई टेस्टेड और सक्सेसफुल है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में 2024 में ममता बनर्जी भी एक बहुत बड़ी गेम चेंजर बनकर सामने उभर कर आएंगी। दूसरी अड़चन तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति है। बीआरएस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और कांग्रेस में सियासी अदावत सब जानते हैं। यहां लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी
विधानसभा चुनाव ही तय करेंगे कि दोनों एक नाव पर सवार होंगे या फिर रास्ते अलग होंगे। तीसरी अड़चन उत्तर प्रदेश है। यहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, यानी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की भूमिका अहम है। 2019 में 80 में से 64 सीटें बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के खाते में गई थी। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को एक साथ करना टेढ़ी खीर है। चौथी अड़चन दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। वैसे दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें ही हैं, लेकिन राजधानी होने की वजह से ये सीटें काफी अहम हैं। फिलहाल इन सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आए तो कांग्रेस के साथ साथ ये विपक्षी एकता के लिए भी काफी अहम है। वहीं अलग अलग पार्टियां कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने का मन बना रही हैं। अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह और नाम गंवाने के बाद उद्धव ठाकरे बीजेपी पर बौखलाए हुए हैं और 2024 में करारा जवाब देने की बात कर रहे हैं। आणि आत्ताच जर का याचा मुकाबला केला गेला नाही तर कदाचित येत्या 2024च्या लोकसभेची जी निवडणूक आहे ती आपल्या देशातली शेवटची निवडणूक ठरू शकेल, कारण त्याच्यानंतर हुकुमशाहीचा नंदानाद सुरू होऊ शकतो। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खुल्लम खुल्ला कांग्रेस को साथ आने का न्योता दे चुके हैं। हाल ही में जब पटना में कांग्रेस नेताओं के साथ नीतीश कुमार ने मंच साझा किया तो कांग्रेस को ऑफर दे दिया। नीतीश के ऑफर की देर थी कि सामने बैठे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी आई लव यू वाले तार छेड़ दिए। और सब लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों का सबका मीटिंग कीजिए, एक साथ बैठिए, तब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं खाली। अब आप लोग इतना जल्दी, हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं, नहीं तो बाकी और पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है। मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूं कि जितनी मुझे समझ है अपनी पार्टी में, जो आप चाहते हैं वही वहां भी सब लोग चाहते हैं, लेकिन कभी कभी प्यार में एक समस्या होती है। प्यार में समस्या होती है और तेजस्वी जी ये जानते हैं, प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। इसी मंच से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इशारा किया और कहा कि कहीं देर न हो जाए। हमें लगता है जो सुझाव हम पहले भी कई बार कई बैठकों में हम लोगों ने किया है कि जो रीजनल्स पार्टी है, रीजनल्स पार्टी को जो है ड्राइविंग सीट पे बैठने देना चाहिए और जहां कांग्रेस और भाजपा की डायरेक्ट फाइट है वहां कांग्रेस को जो है तैयारी करनी चाहिए। तो ये काम अगर होता है तो हमको लगता है कि बेहतर होगा। तेजस्वी यादव कांग्रेस से ये कहते हैं कि देर ना करे तो ये सही भी है। आखिर समय भी तो नहीं है, क्योंकि अगले लोकसभा चुनाव में साल भर ही बचे हैं। हालांकि तेजस्वी के इशारे के बाद गठबंधन पर काम तेजी से शुरू हो गया है, जिसका इशारा खुद कांग्रेस अध्यक्ष भी कर चुके हैं। अभी इस पर बात होनी बाकी है, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात होती है तो कौन सी अलग अलग राज्यों की बड़ी पार्टियां कांग्रेस के साथ आ सकती हैं। और एकजुटता इस बात को प्रमाणित करेगा कि भविष्य में जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, इसमें यह गठबंधन पक्का गठबंधन बांध करके तैयार है भाजपा को सफाया करने के लिए, आरएसएस को सफाया करने। वैसे एक लड़ाई चेहरे को लेकर भी है। हालांकि अभी किसी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी फ्रंट फुट पर जरूर खेल रहे हैं, लेकिन उनके नाम पर सभी की सहमति बने ऐसी संभावना कम ही है, क्योंकि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, सबके अपने अपने तेवर और सबकी
अपनी विचारधारा है। साथ वाले लोग जो उनके हैं उनका यह रवैया है। बाकी जो दूसरी पार्टी है विपक्ष में देश भर में, वहाँ दर्जन भर से ज़्यादा लोग उम्मीदवार हैं। तो इन लोगों के बीच एकता होने की संभावना दूर दूर तक कहाँ दिख रही। और जब नहीं एकता की बात होगी तो फिर कहाँ नीतीश कुमार जी उस रूप में प्रोजेक्ट हो पाएंगे। और नहीं होंगे तो हमको तो लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई चैलेंज अभी 2024 में तो कम से हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। होली की एक बार फिर से आपको मुबारकबाद। अपने ही रंग में बने रहिए। नमस्कार। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चल। ने कहा कि जब तबला बजेगा धीम धीम तो एक आदमी पर बैठेगा तीन तीन। आप लोग सुबह होते ही शुरू हो जाते हैं। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। तो मैंने देखा कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास।